अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने पेज नंबर 14 से स्टार्ट लेना है और उस पर हमने आज देखना है कि सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से होते हैं। हम लोग स्टार्ट लेते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऐसे सिस्टम्स ऐसे सिस्टम पर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं जिस पर एक टाइम पर सिर्फ एक यूज़र ही सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। ओके, एक टाइम पर वो एक यूज़र को सपोर्ट करता है। ओके, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये क्या है कि एक टाइम पर एक सिंगल यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहा है। ओके, एंड इन पर एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इन सिस्टम्स पे। ओके, ऐसे सिस्टम्स जिनको एक टाइम पे एक यूज़र ऑपरेट कर सकता है और उसके ऊपर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, वो सिस्टम हमारे पास होते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब हमने देखना है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास। मल्टी यूज़र पे एक टाइम पे मोर देन वन यूज़र्स काम कर सकते हैं। ओके, एक या एक से ज़्यादा यूज़र्स एक टाइम पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं और इस सिस्टम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ 2000 भी सपोर्ट करती हैं ये। अब मेरे पास जैसे यहाँ पर मैं एक सिस्टम बनाती हूँ, अब उसकी एग्जांपल आप ले लें रेस्टोरेंट की। ये एक सर्वर है, मेन सिस्टम आपका, ठीक है, जिसके ऊपर मल्टी यूज़र ओएस इंस्टॉल्ड है। ओके, ये रेस्टोरेंट का मेन सर्वर है जिसके पास सारा मेन्यू है जो सारे के सारे ऑर्डर्स ले रहा है। फिर आपका यहाँ पे यूज़र्स हैं, ये टेबल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लाइंट्स बैठे हुए हैं और क्लाइंट्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सर्वर के ऊपर। ये P1 कह देती हूँ, P2, P3, ये पीसीज हैं। ठीक है, हर टेबल के ऊपर एक पीसी लगा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं मेन सर्वर को। ये यूज़र भी इसको एक्सेस कर रहा है सर्वर को, P2 भी एक्सेस कर रहा है एंड P3 भी एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, टाइम शेयरिंग का काम कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये तीनों एक टाइम पर ही सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर क्या कर रहा है कि टाइम स्विच कर रहा है। पहले थोड़ा सा टाइम P1 को देता है, फिर P2 को देता है, फिर P3 को देता है और इतनी स्पीडीली P1, P2 और P3 को टाइम दे रहा है कि P1 को लग रहा है कि मुझे ही टाइम मिल रहा है, P2 को लग रहा है कि उसको टाइम मिल रहा है, P3 को लग रहा है कि उसी को टाइम मिल रहा है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, कि तीनों एक ही टाइम पर इस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि इनका मेन्यू रीड कर रहे हैं और एक ही टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में हमारे पास आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मतलब के इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रेटर। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में क्लियर करनी है। ओके, फर्स्ट थिंग इज हार्डवेयर, रिसोर्सेज, एंड उसके बाद हमें क्लियर करना है कि एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होती हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाता है सीपीयू, हमारे पास आ जाती है मेमोरी जिसको हम अमूमन कहते हैं रैम,
और हमारे पास आ जाती है आईओ डिवाइसेस, ठीक है। और हार्डवेयर रिसोर्स में सीपीयू सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर मेमोरी है जिसके जो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हुई भी होती है। आईओ डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे माउ जिसके थ्रू हम लोग इनपुट दे, जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, तो आईओ वो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर की स्क्रीन पर हमारे पास आउटपुट आता है, तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं, ओके वो सॉफ्टवेयर्स जो हम अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, ख़ास टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जब भी हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस क्रिएट कर देती है। जैसे अगर एक प्रोग्राम है P1, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, अब तो वो क्या बन जाती है, एक प्रोसेस। प्रोसेस होता है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ओके। प्रोसेस क्या होता है, हमें प्रोसेस मैनेजमेंट देखना है, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसे ही हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, ओके। हम कोई भी कमांड देते हैं तो कमांड क्या होती है, कमांड के साथ जैसे कमांड एग्जीक्यूट होती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हो गई है, और वो प्रोसेस जो होती है वो सीधा जाके मेमोरी में सेव होती है, ओके। जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं, जैसे हमने MS वर्ड चला रहे हैं, पेंट चला रहे हैं, या डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जैसे जैसे वो प्रोग्राम्स चलते जाएंगे वो प्रोग्राम्स मेमोरी में आते जाएंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये सारी की सारी एक प्रोग्राम मेमोरी में आया, ये प्रोसेस बन गया, एक और प्रोग्राम मेमोरी में आई, एक और प्रोसेस बन गई, एक थर्ड कोई P3 प्रोग्राम है वो मेमोरी में आया, वो प्रोसेस बन गया। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मेमोरी में कौन ला रहा होता है, बीच में कौन है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ मेमोरी में या हार्ड डिस्क में रिसाइड करता है, हार्ड डिस्क में होता है, और ये हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब ये देखेगा कि ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस यहाँ पे मैं P1 एक प्रोसेस है, ठीक है, एक मिनट, P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है, P3 एक प्रोसेस है। इन सब प्रोसेसेस ने रन होना है, तो जैसे ही इनको रन होने के लिए मेमोरी में कौन लेके जाएगा, ये पहले प्रोग्राम्स थे, जब ये मेमोरी में जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे तो ये प्रोसेस बन जाएंगे। अब इन प्रोसेसेस को मेमोरी कौन अलॉट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अब हमारे पास क्या है, ये तमाम प्रोसेसेस मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, ओके। अब सीपीयू यहाँ पे आ गया, ये प्रोसेस P1 इधर चला गया, P2 इधर चला गया, P3 मेमोरी में चला गया। अब सीपीयू ने इन प्रोसेसेस के ऊपर काम करना है, ठीक, तो सीपीयू क्या करेगा कि मेमोरी से इनको फेच करेगा, मेमोरी से इनको लेगा, ओके। ये हमारे पास सीपीयू आ गया, ठीक। अब ओएस बताएगा सीपीयू को कि कौन सी प्रोसेस को लेना है, ओके, एंड ओएस इन प्रोसेसेस को फिर सीपीयू तक पहुंचाएगा भी। पहले वो बताएगा कि P1 को लेना है, P2 को लेना है कि P3 को लेना है, उसके बाद वो बताएगा, वो इनको सीपीयू तक प्रोसेसेस को लेकर भी जाएगा। अब समझें कि जो सीपीयू है वो इस टाइम P1 के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से P3 ने रिक्वेस्ट कर दी सीपीयू को कि मुझ पे काम करो, ठीक है, मुझे सीपीयू की ज़रूरत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
CPU को बताएगा कि P1 पे नहीं, अब P3 पे काम करना शुरू कर दो। फिर CPU क्या करेगा, P3 के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। जब P3 का काम फिनिश हो जाएगा तो दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को बताएगा कि P1 पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें ये इस चीज़ को भी मैनेज करना होता है कि किस प्रोसेस को पहले लिया जाए, किस प्रोसेस को बाद में लिया जाए, ताकि CPU का जो टाइम है ना वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग CPU को फारिग नहीं छोड़ते, और हम लोग इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रोसेसेस को मैनेज करता है कि कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा एफिशिएंटली काम हो सके। तो जैसे आप लोग की बुक में भी मेंशन है, अगर आप लोग यहाँ बुक नहीं है तो मैं स्नैपशॉट्स भी आपको दे दूंगी। ये हमारे पास एक प्रोसेस है P1, एक और प्रोसेस है P2। ठीक है, मैं एग्जैक्टली वही मेंशन करती हूँ जो बुक में मेंशन है। एक प्रोसेस A है, ठीक है, एक B है, A B C। A को चाहिए 5 मिली सेकेंड्स CPU के, B को चाहिए 2 मिली सेकेंड्स और C को चाहिए 1 मिली सेकेंड। ठीक, ये तीनों प्रोसेसेस अभी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम ले आया। ओके, अब ये देखना है कि CPU इन प्रोसेसेस पे किस सीक्वेंस में काम करे, पहले A को टाइम दे, B को टाइम दे या C को टाइम दे। अगर ऐसे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले A को टाइम दे, फिर B को टाइम दे, फिर C को टाइम दे, टोटल कितना टाइम लगेगा? A को चाहिए 5 मिली सेकेंड, ठीक है, 5 मिली सेकेंड्स हो गए। अब इसके बाद B को चाहिए 2 मिली सेकेंड, तो B ने पहले 5 मिली सेकेंड वेट किया और 2 मिली सेकेंड उसको अपने लगे, तो हो गया 7। और C ने पहले जब A एग्जीक्यूट हो रहा था C वेट कर रहा था, जब B एग्जीक्यूट हो रहा था C वेट कर रहा था, तो 5 + 2 7 मिली सेकेंड्स वेस्ट हुए और 1 मिली सेकेंड इसको लगा कंप्लीट होने में, C को अपना काम करने में, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, हमने देखना है कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे और हमें यहाँ पे लग गए 6.67 मिली सेकेंड। ठीक, जब हमने ABC सीक्वेंस में लिया तो हमें लग गए 6.67। ओके, अगर इसको इस सीक्वेंस में लिया जाए BCA तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को इस तरह मैनेज करता है कि ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम हो सके और CPU का टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो पहले हमें B पे कितना लगा? 2 मिली सेकेंड, ठीक है, फिर C पे कितना लगा? 2 मिली सेकेंड उसने वेट किया और 1 मिली सेकेंड C का अपना, तो 3 हो गया। और A को कितना लगा? पहले जब B काम कर रहा था 2 मिली सेकेंड वेस्ट हुए, जब C के लिए उसने वेट किया 2 टाइम वेस्ट हुआ। ठीक, अब उसको लग गए 2 + 1 और +5, उसका 5 उसका अपना और 3 मिली सेकेंड उसने वेट किया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4.33 मिली सेकेंड। तो हमने देखा कि जब ABC सीक्वेंस में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया गया तो एग्जीक्यूशन टाइम जो CPU ने लिया इन तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में वो क्या था? 6.67 मिली सेकेंड। जब BCA सीक्वेंस में लिया तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो CPU ने लिया वो था 4.33 मिली सेकेंड, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट था। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि ये डील करता है सारी प्रोसेसेस को। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम के ऊपर CPU काम करना शुरू कर देता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। फिर CPU मैनेज करता है कि किस तरह इन प्रोसेसेस को
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि किस तरह इन प्रोसेसेस को सीपीयू को अलॉट किया जाए ताकि एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम रहे। ओके, इसके बाद हमने पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी किसको कहा कहते हैं हम लोग? रैम को बेसिकली हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी जो है उसकी बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, तो रैम को हम लोग कहते हैं मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है? रैम को मैनेज करना। अब जैसे ही हम लोग मैंने बताया है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमारे पास MS वर्ड है या कोई भी गेम कह लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे में हम गेम को चलाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है मेमोरी में, ठीक है। तो वो मेमोरी में जाके उसकी एक प्रोसेस बनती है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। गेम भी एक प्रोग्राम है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या होगी? मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं कह लेती हूँ P1। अब इसको यहाँ पर इस प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब ये प्रोसेस का काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है, हमने गेम क्लोज करनी है, तो अब क्या होगा कि इस गेम को मेमोरी से रैम इस प्रोसेस को मेमोरी से वापस जाना है, ठीक है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इस प्रोसेस को यहाँ से फिनिश करे, ओके, और मेमोरी में स्पेस को फ्री कर दे ताकि कोई और अगर प्रोसेस है पेंट तो वो उस जगह पे फ्री जगह पे लोड हो सके, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वहाँ पे लोड कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि किसी भी प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लेकर आना या वहाँ से उसको रिमूव करना। ओके, स्वैप आउट का लफ्ज़ बुक में यूज़ हुआ है। स्वैप आउट का मतलब होता है कि मेमोरी से उसको वापस लेके जाना। ओके, इसके बाद जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट वो हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। आई होप अभी तक दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइल मैनेजमेंट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना एक फीचर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी डाटा है ना वो किसकी फॉर्म में सेव रखते हैं? अपने पास फाइल्स की फॉर्म में सेव रखते हैं, ठीक है। फाइल क्या है? मेमोरी है। मेमोरी है जिसके अंदर आप डाटा को महफूज रख सकते हैं। ओके, फाइल बेसिकली एक मेमोरी होती है जिसके अंदर आप डाटा को महफूज रख सकते हैं। अब हमें क्या है कि जो भी हमें डाटा चाहिए होता है, ठीक, सेम टाइप्स ऑफ फाइल्स जो होती हैं, सेम टाइप ऑफ डाटा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? मेमोरी में उसको फाइल्स की फॉर्म में रखता जाता है। उसकी एक सेम टाइप ऑफ डाटा की एक फ़ाइल बनाएगा। ओके, तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे डाटा को फाइल्स की फॉर्म में रख के हमें फाइल मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके बाद हमने देखना है IO मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ये याद रखना कि एक सेम टाइप ऑफ डाटा एक सेम फाइल में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर फाइल्स बनाकर सेव रखता है। ओके, अब हमने देखना है IO मैनेजमेंट। IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ये हमारे पास माउस है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। हम लोग अगर माउस से कोई चीज़ क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोग कमांड देते हैं। जो भी कमांड देते हैं उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक निज़ाम मौजूद होता है, ठीक। अगर मैंने कोई कमांड दी है 3+2, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक निज़ाम मौजूद है कि वो हमारी इनपुट कमांड्स को मैनेज करे। और अगर हमने रिज़ल्ट चाहिए 5, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक निज़ाम मौजूद है कि वो हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे ये हमारा रिज़ल्ट डिस्प्ले भी कर दे। तो हमारी कमांड्स को
किस तरह सिस्टम यूनिट के अंदर लेके जाना है, उन पे काम करवाना है, ठीक, और हमारी कमांड्स को किस तरह आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, ये सारे का सारा काम किसका है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इनपुट और आउटपुट की मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास क्या होता है? हार्ड डिस्क कह लें, ठीक है, हार्ड डिस्क की एग्जांपल ले लें। अगर हमने स्टोरेज का मतलब क्या है कि डाटा को सेव करना, और सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग हार्ड डिस्क की एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने डाटा को जो परमानेंटली सेव करना हो तो हम लोग हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है ये हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी फ्री स्पेस है, आपने कोई अपना ABC फाइल है, इसको हार्ड डिस्क के अंदर सेव करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी जो जगह है, कौन सी स्पेस है जो फ्री है, ठीक। अगर ये स्पेस समझे ये आपकी हुई भी है, असाइन हुई भी है किसी को, ये वाली स्पेस फ्री है, तो वो इस स्पेस को एक प्रॉपर एड्रेस भी देगा जिसकी वजह से जिसको यूज़ करते हुए हम लोग बाद में इस जगह से डाटा को रिट्रीव भी कर सकें। ओके, हार्ड डिस्क में हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है। ओके, और वो एड्रेस कौन असाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में देखेगा कौन सी जगह फ्री है, वहाँ पे हमारी फ़ाइल को सेव कर देगा, ठीक, और उसके बाद उस जगह को एक एड्रेस भी दे देगा। अगर हमारे पास इस ABC फाइल को सेव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई जगह भी खाली ना हो, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र को ये मैसेज देगा कि आपकी हार्ड डिस्क फुल है, ठीक है, इसमें कोई जगह सेव की जाए। वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि यूज़र कोई स्पेस हार्ड डिस्क में एम्प्टी करो। नेक्स्ट हमने देखना है नेटवर्क मैनेजमेंट, बट आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कमांड इंटरप्रेटर हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कुछ तो मेरे से पूछें प्लीज़, और साथ साथ फॉलो करते रहें, क्योंकि थ्योरी के खाली 2 लेक्चर्स हैं, उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा और उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इन 2 को आप लोग कवर कर लें प्लीज़ अभी साथ साथ ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।